हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस को मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूं और एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बनाकर पढ़ा रही हूं। इसके पहले वाली वीडियो आपने देखी होंगी तो आपको ज़रूर पता होगा। इसके पहले 7 वीडियो आ चुके हैं, ये 8वां वीडियो है और जल्दी ही क्लास 4th कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं क्लास 5th की शुरुआत कर दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ईवीएस के 7 जुलाई पेपर में जो ईवीएस के क्वेश्चन थे उनको भी सॉल्व करवा दिया है। तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, आप लोग प्रश्न देख सकते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ उनसे प्रश्न पूछे गए थे 7 जुलाई वाले पेपर में भी, 21 जनवरी वाले पेपर में भी, 20 अगस्त वाले पेपर में भी, क्योंकि उन टॉपिक से हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पक्षियों के घोंसलों के बारे में बताया था। यदि वीडियो आपने देखी है तो आपको जरूर पता होगा। तो वो पार्ट 16 था। पार्ट 17 में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था जिससे प्रश्न बन जाते हों या पूछे गए हों, तो मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए। पार्ट 18 से प्रश्न पूछा जाता है, तो पार्ट 18 और पार्ट 19 आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये ऐसे लेसन हैं, इनसे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इनके नोट्स बना लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 18 है पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो पार्ट 18 में पानी के बारे में बताया गया है कि कहीं पर पानी की इतनी समस्या है कि लोग पीने के पानी के लिए कई मील दूर चलकर पानी लेने जाते हैं और शहरों में वाटर पार्क बने हुए हैं जिनमें पानी बड़ी मात्रा में यानी पानी की बड़ी मात्रा बर्बाद हो जाती है। तो यही इस लेसन में बताया गया है। इसमें एक टॉपिक दिया गया है भीमा संघ और प्रश्न इसी से पूछा जाता है। तो भीमा संघ क्या है इसके बारे में आपको जानना आवश्यक है। तो कर्नाटक के होलगुंडी गांव के लोग पानी की कमी के कारण परेशान थे। तो कर्नाटक में एक गांव है होलगुंडी, तो यहाँ के लोग पानी की कमी के कारण परेशान थे। पानी की समस्या के कारण गांव के लोग शहर की तरफ जाने को मजबूर थे क्योंकि वहां पर पानी की कमी हो रही थी और लोग गांव छोड़ने को मजबूर थे क्योंकि दैनिक जीवन में पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त पानी वहां पर नहीं था। तो इसलिए लोग शहर की तरफ जा रहे थे। गांव की पंचायत ने लोगों से इस बारे में बात की। पंचायत ने लोगों से इस बारे में बात की कि शायद इस समस्या का कोई हल निकाला जा सके। आगे लिखा है गांव की पंचायत ने लोगों से इस बारे में बात की। यहाँ की पंचायत की खास बात है कि इसमें बड़े लोगों के साथ बच्चों को भी शामिल किया जाता है। यही इस पंचायत की एक मुख्य बात है कि यहाँ पर बड़े लोगों के साथ पंचायत में बच्चे भी शामिल हैं। बच्चों के विचारों को समझा जाता है कि आखिर बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चों के विचार क्या हैं। कोई जो समस्या है उसका हल बच्चों से भी पूछा जाता है। तो यही इस पंचायत की खास बात है कि यहाँ पर बड़े लोगों के साथ बच्चों को भी शामिल किया जाता है। इस पंचायत का नाम है भीमा संघ। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो भीमा संघ है ये पंचायत का नाम है और इस पंचायत की खास बात है कि इसमें वयस्क लोगों के साथ बच्चे भी शामिल हैं। भीमा संघ ने गांव के लोगों के साथ मिलकर पानी की समस्या का हल ढूंढ निकाला। तो जो गांव में पानी की समस्या थी उसका हल भीमा संघ ने ढूंढ निकाला। अब वहां के लोगों को गर्मियों में भी गांव छोड़कर शहर नहीं जाना पड़ता क्योंकि पानी की जो समस्या थी उसका हल निकाल लिया गया। अब वहां पर पानी की समस्या नहीं है। अब लोग गर्मियों में भी शहर छोड़कर नहीं जाते हैं क्योंकि गर्मियों में पानी की कमी हो जाती थी और लोगों को मजबूरी में अपना गांव छोड़कर शहर जाना पड़ता था, लेकिन अब वहां पर ऐसा नहीं है। भीमा संघ आज भी है और उसमें आज भी नए नए बच्चे जुड़ते हैं और काम करते हैं। तो कितना अच्छा इस पंचायत का कार्य है कि इसमें बच्चों को भी शामिल किया जाता है। बच्चे जिम्मेदार बनते हैं, छोटे से ही बच्चे जिम्मेदार बनते हैं। समस्या को
समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं, अपने विचारों को प्रदर्शित करते हैं, तो यही इस पंचायत की खास बात है जो आप लोगों को याद रखनी है। तो इसमें आपको इतना ही याद रखना है, भीमा संघ एक पंचायत का नाम है और इसमें वयस्क लोगों के साथ बच्चों को भी शामिल किया जाता है। तो पाठ 18 में आपको इतना ही याद रखना है जितना मैंने आपको बताया है। अब जो पाठ 19 है ये इम्पोर्टेंट है और इसमें टॉपिक भी ऐसे हैं जिनसे प्रश्न बन जाते हैं, पूछे भी गए हैं। तो इसका नाम है जड़ों का जाल। तो पाठ का नाम से ही आप समझ गए होंगे कि जड़ों के बारे में आपको इसमें जानना है। तो पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर मूलांकुर से विकसित होता है जड़ कहलाता है। आप लोगों ने जड़ें देखी होंगी, आपके घर में गमले में कोई पौधा लगा है तो उसकी जड़ें आपने जरूर देखी होंगी। तो यह पौधे का वह भाग होता है जो मूलांकुर से विकसित होता है, जड़ कहलाता है। जड़ों के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार की मुख्य जड़ें होती हैं, एक होती है मूसला जड़ और दूसरी होती है रेशेदार जड़। अब ये इनमें अंतर क्या है? तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, ये मूसला जड़ है, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, एक मुख्य जड़ होती है और इसी से छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं इस तरीके से। तो ये होती है मूसला जड़ें। और ये आप देख सकते हैं इस चित्र में रेशेदार जड़ें, इसमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं है, आप देख रहे हैं सभी जड़ें जो हैं समान रूप से बढ़ रही हैं। तो ये रेशेदार जड़ें होती हैं, इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, सभी जड़ें इस पौधे से जुड़ी हुई हैं और आप देख सकते हैं ये हैं रेशेदार जड़ें। तो जड़ों के प्रकार आपको याद रखने हैं, मूसला जड़ और रेशेदार जड़, दोनों में अंतर भी मैंने आपको बता दिया। अब जड़ों के कार्य पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है, पानी और खनिजों का अवशोषण। यानी कि पौधे में पानी ऐसा नहीं है कि पानी आपने पौधे के ऊपर डाल दिया और पौधे ने पानी को अवशोषित कर लिया, ऐसा नहीं है। पानी हमेशा मिट्टी में डाला जाता है और मिट्टी से पानी जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है और पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाया जाता है। इसी प्रकार से मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं, जो खनिज होते हैं, उनका अवशोषण भी जड़ों द्वारा किया जाता है। जड़ के और कार्य क्या है? पौधे को स्थिर रखना, यानी पौधा स्थिर रहे, ये जड़ का ही कार्य है। भोजन का भंडारण करना, ये भी जड़ का कार्य है। तो जड़ के और भी कार्य हैं, लेकिन आपको इतने कार्य याद रखने हैं, ये मुख्य कार्य हैं। कुछ जड़ें खाई भी जाती हैं, आप लोगों ने सब्जियों के रूप में उन जड़ों को खाया होगा, जैसे कि मूली है, गाजर है, ये सभी क्या है? ये जड़ें ही हैं जिन्हें हम लोग खाते हैं। तो जड़ों के बारे में आपको इतना ही याद रखना है, जड़ क्या है ये याद रखना है, जड़ों के प्रकार याद रखने हैं, जड़ों के कार्य याद रखने हैं। प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, कार्य से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी लेसन में घास की जड़ों के बारे में बताया गया था। क्यों बताया गया था? क्योंकि घास में जो जड़ें पाई जाती हैं वो बहुत जमीन में गहराई तक जाती हैं, यानी जितना पौधा आप ऊपर देख रहे होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा उसकी जड़ें जमीन में होती हैं। तो घास की जो जड़ें होती हैं बहुत मजबूत होती हैं। अब आप सोचेंगे कि जो मैंने आपको 2 प्रकार के जड़ों के 2 प्रकार बताए, उनमें से कौन सी जड़ घास में पाई जाती है? तो घास में रेशेदार जड़ पाई जाती है, मूसला जड़ नहीं पाई जाती, क्योंकि मूसला जड़ में एक मुख्य जड़ होती है और घास में रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं जो समान रूप से बढ़ती हैं, उसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती। तो आपको याद रखना है घास में रेशेदार जड़ें होती हैं। तो चलिए घास की जड़ों के बारे में यहाँ मैंने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हुए हैं, तो वो आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। आप साधारण घास के पौधे को हाथों से नहीं उखाड़ सकते, आप प्रयास भी करके देखिएगा, आप नहीं उखाड़ पाएंगे, क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत होती हैं। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कई गुना ज़्यादा जमीन के नीचे फैला होता है और घास में रेशेदार जड़ें होती हैं। तो इतना आपको याद रखना है। जितना मैंने नोट्स में लिखा है इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जा सकता।
मैंने ऐसे नोट्स ही बनाए हैं कि आपका प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। पहले भी नहीं आया था और इस बार भी मेरी कोशिश है कि आपका कोई भी प्रश्न इस नोट्स से बाहर ना आए, जो मैंने एनसीईआरटी के नोट्स बनाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बरगद की जड़ों के बारे में बताया जा रहा है कि बरगद के पेड़ की लटकन इसकी जड़ें होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा बरगद का पेड़, और इस चित्र में भी आप देख सकते हैं। तो बरगद के पेड़ पर आप देखेंगे कि ऊपर से लटकन होती है, पतली पतली सी, जो शाखाओं से निकलती हैं, ये इसकी जड़ें होती हैं। ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं, यानी ऊपर से निकलती हैं और जमीन के अंदर तक चली जाती हैं। ये मजबूत खम्भों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं, यानी पेड़ को ये सहारा भी प्रदान करती हैं। लेकिन जमीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं, आपको याद रखना है। ये ऊपर शाखाएं से निकलती हैं, ये भी जड़ें होती हैं, और जमीन के अंदर जैसे सामान्य पौधों में जड़ें पाई जाती हैं, उस तरीके से भी बरगद के पेड़ में भी जमीन के अंदर वाली जड़ें भी होती हैं। दोनों बातें आपको याद रखना है। तो ये बरगद की जड़ों के बारे में इस लेसन में बताया गया था, इसलिए मैंने आपको बताया। अब लिखा है रेगिस्तानी ओक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। कई बार इससे प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यदि आपने देखे हैं तो आपको जरूर पता होगा कि इस तरीके का प्रश्न पूछा जा चुका है। तो रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब आप लोग भ्रमित कैसे होते हैं, यहाँ पे लिखा है रेगिस्तान और ऑप्शन में आपको राजस्थान जरूर मिलेगा। अब जिन लोगों ने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, आराम से राजस्थान को टिक कर देते हैं और उनका नंबर तुरंत कट जाता है। और जिसने पढ़ा है उसको पता है कि इसमें रेगिस्तान जरूर लिखा है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है। रेगिस्तानी ओक से इस तरीके से भी प्रश्न पूछा गया है कि रेगिस्तानी ओक के बारे में जो सत्य कथन है उन्हें बताइए। तो आपको याद रखना है कि यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है। इस पेड़ में पत्तियां बहुत कम होती हैं, एकदम से घनी पत्तियां इसमें नहीं होती हैं। पत्तियां तो होती हैं, आप चित्र में देख सकते हैं, लेकिन आप शाखाओं को भी आराम से देख रहे हैं, यानी पत्तियां तो हैं लेकिन कम हैं। इस वृक्ष की जड़ें इसकी ऊंचाई से लगभग 30 गुना गहराई तक भूमि में नीचे तक जाती हैं, जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। यानी कि पेड़ 4 मीटर का है और इसकी जो जड़ें हैं 30 गुना जमीन में गहराई तक चली जाती हैं, यानी जड़ें तब तक बढ़ती रहती हैं जब तक पानी तक ना पहुंच जाएं। यही आपको याद रखना है। इसकी जड़ें इतनी गहराई तक जाती हैं जब तक ये पानी तक ना पहुंच जाएं, जहां जमीन में जड़ों को पानी मिलता है वहां तक ये जड़ें जाती हैं। इसके तने में पानी इकट्ठा होता रहता है। स्थानीय लोग ये बात जानते हैं। जब कभी भी उस इलाके में पानी नहीं रहता तो लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, ये बात जानते हैं कि इस पेड़ के तने में पानी इकट्ठा होता रहता है। तो ये जिस इलाके में पाया जाता है, कभी कभी वहाँ पर सूखा भी पड़ जाता है, पानी की कमी हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं, इसके तने में पाइप डालते हैं और पानी को निकाल लेते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का पता है कि इसके तने में पानी एकत्र होता रहता है। तो रेगिस्तानी ओक के बारे में आपको जो मैंने ये कथन बताए हैं ये याद रखने हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सत्य कथन बताइए या रेगिस्तानी ओक के बारे में जो असत्य कथन है उसे बताइए। तो जब आप सही याद रखेंगे तभी तो असत्य को ढूंढ पाएंगे, और इससे बाहर कोई कथन बन ही नहीं सकता। इतने ही एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो इतना आपको याद रखना है। 2 लेसन आज के वीडियो में मैंने कंप्लीट करवाए हैं और दोनों ही लेसन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इनसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। मेरा मकसद ये रहता है कि आपको वीडियो बार बार ना देखना पड़े, आप एक बार में ही जो भी टॉपिक में पढ़ाऊँ आपको याद हो जाए। चलिए देख लीजिए भीमा संघ के बारे में एक बार जल्दी से रिवीजन
कर्नाटक के होलगुंडी गांव के लोग पानी की कमी के कारण परेशान थे। पानी की समस्या के कारण गांव के लोग शहर की तरफ जाने को मजबूर थे। गांव की पंचायत ने लोगों से इस बारे में बात की। यहाँ की पंचायत की खास बात है कि इसमें बड़े लोगों के साथ बच्चों को भी शामिल किया जाता है। इस पंचायत का नाम है भीमा संघ। भीमा संघ ने गांव के लोगों के साथ मिलकर पानी की समस्या का हल ढूंढ निकाला, यानी गांव के लोगों ने भी योगदान दिया और भीमा संघ ने इस समस्या का हल ढूंढ निकाला। अब वहां के लोगों को गर्मियों में भी गांव छोड़कर नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि पानी की जो समस्या थी उसका हल निकल आया है। भीमा संघ आज भी है और आज भी उसमें नए नए बच्चे जोड़ते हैं और काम करते हैं। पाठ 19 है जड़ों का जाल। इसमें आपको जड़ों के बारे में याद रखना है। पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर मूलांकुर से विकसित होता है जड़ कहलाता है। जड़ों के प्रकार 2 प्रकार की जड़ें होती हैं, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। ये मूसला जड़ है, इसमें एक मुख्य जड़ होती है और इसके पार्श्व से छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं। और रेशेदार जड़ में कोई भी मुख्य जड़ नहीं है। सभी जड़ें आप देख सकते हैं समान लंबाई की हैं, समान रूप से बढ़ रही हैं। जड़ों के कार्य क्या है? पानी और खनिजों का अवशोषण और पोषक पदार्थों का भी अवशोषण, पौधे को स्थिर रखना, भोजन का भंडारण करना। घास की जड़ें, घास की जड़ों के बारे में आपको क्या याद रखना है? इस चित्र में आप देख सकते हैं ये घास का पौधा है, उखाड़ के दिखाया गया है। तो घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कई गुना जमीन के नीचे फैला होता है। घास में रेशेदार जड़ें होती हैं, ये आपको याद रखना है। बरगद की जड़ों के बारे में आपको क्या याद रखना है कि बरगद के पेड़ की लटकन इसकी जड़ें होती हैं। ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। दूसरे पेड़ों की तरह जमीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं। ये मैंने इसलिए लिख दिया, यदि मैं ये ना लिखती तो आपके दिमाग में जरूर ये प्रश्न आता कि क्या जमीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं, और यदि प्रश्न पूछ लिया जाता तो हो सकता है आप गलत करके आते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसकी टहनियों से जड़ें निकलती हैं, बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। तो दोनों जड़ें होती हैं, ये टहनियों से निकलती हैं और जमीन के अंदर भी सामान्य पेड़ों की तरीके से बरगद की जड़ें भी होती हैं। अब रेगिस्तानी ओक के बारे में सबसे पहले आपको ये रट लेना है कि रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जो राजस्थान में पाया जाता है वह खेजड़ी वृक्ष है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 4 मीटर है। इस पेड़ में पत्तियां बहुत कम होती हैं। इस वृक्ष की जड़ें इसकी ऊंचाई से लगभग 30 गुना गहराई तक भूमि में नीचे तक जाती हैं, जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। इसके तने में पानी इकट्ठा होता रहता है। स्थानीय लोग ये बात जानते हैं। जब कभी भी उस इलाके में पानी नहीं रहता है तो लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो इतना ही आज के लेसन में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी और इतना आपको याद रहना चाहिए। और ईवीएस के क्वेश्चन देख लीजिएगा जो 7 जुलाई वाले पेपर में पूछे गए हैं। मैंने ईवीएस के सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। आप लोगों को प्रश्नों का तरीका पता चल जाएगा। और मैं जनवरी 2011 से मैंने शुरुआत की थी और 7 जुलाई वाले पेपर तक मैंने ईवीएस के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके अलावा इसके पहले जो 7 वीडियो आई हैं, यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं इसीलिए शॉर्ट नोट्स बनाकर पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो और आप लोगों को लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवाऊंगी, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि ये सभी लोगों तक पहुंच जाए। और ये जो नोट्स मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ वो जल्दी से मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, लेकिन आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। वीडियो पर अच्छे व्यू आने चाहिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आगे आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आती रहूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं, आपको कहीं पर भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ और सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।